बाबुल प्यारे सजना सखारे सुनो मेरी मैया, गोच नहीं मैं किसी के सर का नाम मझधार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया। मैं आज हमारे बीच में उपस्थित सभी साहित्यकारों और व्यंग्यकारों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। महिला दिवस के उपलक्ष्य में सस्टेनेबल फ्यूचर फाउंडेशन एवं भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर विशेष प्रस्तुति व्यंग की आतिशबाजी महिलाओं के संग का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम सर्वप्रथम पहली बार इस मंच पर हो रहा है और जैसा कि चूंकि कोई भी भाषा व्यंग के बिना अधूरी मानी जाती है, तो आइए हम भी व्यंग का थोड़ा आनंद लेते हैं। आज महिला दिवस पर हमारा मुख्य उद्देश्य है सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन की तरफ से हम समाज में समानता लेकर आए और समाज में स्त्री और पुरुष जो दोनों एक ही गाड़ी के दोनों पहिए हैं, दोनों को समान रूप से समाज की सभी गतिविधियों में समानताओं का अधिकार मिले। भारतीय भाषा संवर्धन संस्था भारतीय भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा दे रहा है, तो इसलिए भारतीय भाषा संवर्धन और सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर फाउंडेशन मिलकर इस व्यंग गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। और इस व्यंग गोष्ठी के दौरान हम सभी बड़े व्यंग्यकारों से और साहित्यकारों से हम मिल रहे हैं, जिससे कि दूसरी अन्य महिलाएं भी इसको देखकर प्रेरित हो सकें और इंस्पिरेशन ले सकें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम के प्रमुख संयोजकों के बारे में बताना चाहूंगी, उनका परिचय देना चाहूंगी। सर्वप्रथम जैसे टुडेज लेडीज फर्स्ट डे, सबसे पहले मैं अचला जी एंड हमारी समीक्षा जी, श्री समीक्षा जी एंड श्री भूपेंद्र जी के बारे में बताना चाहूंगी। ये हमारे कार्यक्रम के संयोजक हैं। सर्वप्रथम मैं अचला भूपेंद्र जी के बारे में बताना चाहती हूँ। अचला भूपेंद्र जी का जन्म राजस्थान में हुआ। हालांकि ये मातृभूमि से हमेशा दूर रही हैं, ये हमेशा विदेश में ही रही हैं। हमेशा इनका यूएई, मिडिल ईस्ट, एशिया और यूके में रहना रहा हुआ है। लेकिन इन्होंने शुरुआत से ही समाज के लिए कई कार्य किए हैं, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और हमारी भारतीय भाषा को हमेशा विदेश में प्रचार प्रसार किया है इन्होंने। वर्तमान में ये भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान की उपाध्यक्ष हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की निर्देशक हैं, NRI काउंसिल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और साथ ही में रसल ऑफ बुक क्लब की डिप्टी प्रेसिडेंट है। मैं इनका बहुत बहुत सम्मान करती हूँ, सत्कार करती हूँ। और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई हैं। आज उनको दिल्ली में अवार्ड सेरेमनी में बुलाया गया था, तो वो आज हमारे साथ में यहाँ बीच में है। उनको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ के बताना चाहती हूँ कि हमारे कार्यक्रम की संयोजक हैं समीक्षा तेलंग जी। समीक्षा जी एक प्रख्यात व्यंग्यकार हैं। समीक्षा जी का जन्म ग्वालियर में हुआ और अभी वर्तमान में वो पुणे में रह रही हैं। उनकी रुचि हमेशा से व्यंग, संस्मरण, फीचर, कहानी, निबंध, रिपोर्ट, कविता आदि में रही है। आज व्यंग की बात हो रही है तो इनकी काफी सारे व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे व्यंग का एपिसेंटर 2022 में इनका प्रकाशित हुआ। उसके साथ ही व्यंग्य संग्रह जीव अनशन पर है, जिसे MP व्यंग्य लेखिका द्वारा सम्मान मिला। और इसी के साथ में इन्हें पत्र लेखन और पत्रकारिता में ग्वालियर द्वारा इनको सम्मान प्राप्त हुआ है।
आकाशवाणी से भी हमेशा जुड़ी रही हैं और कई सारे मंच संचालन और कार्यक्रमों का ऑनलाइन व्यंग का कुशलतापूर्वक संचालन करती आई हैं। अंत में मैं श्री भूपेंद्र जी का परिचय देना चाहूँगी, ये हमारे कार्यक्रम के संयोजक हैं और भूपेंद्र जी भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान के अध्यक्ष हैं। वे शिक्षा से मैकेनिकल इंजीनियर और तेल गैस उद्योग में परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। मैं सृष्टि मैं यहाँ आप सभी लोग अभी इंडिया में हैं, मैं यहाँ दुबई में हूँ और वो भी यहाँ दुबई में ही है। वह सस्टेनेबल फ्यूचर फाउंडेशन में निदेशक और हिंदी साहित्य भारत के संयुक्त सचिव भी हैं। भूपेंद्र जी यूएई की हिंदी पत्रिका निकट जो पहले यूएई से प्रकाशित होती थी, अब वो इंडिया से प्रकाशित हो रही है, के उप संपादक भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे काम उन्होंने यहाँ रहते हुए यूएई में रहते हुए करे हैं। यूएई और भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता और कार्यक्रमों का आयोजन किया है। उन्होंने विभिन्न स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विषयों पर बोलने के लिए हमेशा आमंत्रित किया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूंगी श्री अचला जी को, जो हमारे कार्यक्रम का प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगी। श्री अचला जी प्लीज आइए। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हेलो, क्या मेरी आवाज आ पा रही है? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी, एक्चुअली स्क्रीन छोटी है तो मुझे नहीं दिख रहा प्रॉपर्ली। सृष्टि जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने जो आज एक नई पीढ़ी का नया कदम उठाया है, क्योंकि आज के दौरान महिलाओं में सबसे बड़ी कमी है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ भी नया नहीं चालू करना चाहती है। तो मैं सृष्टि जी के लिए तालियां बजाना चाहती हूँ कि उन्होंने आज के दिन ये सूत्र संचालन का कार्यभार संभाल कर एक नई चुनौती को अपनाया है और कर दिखाए कि वो उन्होंने भले ही पहले कभी ना करो, लेकिन आज वो करके दिखाएगी। धन्यवाद सृष्टि जी। सबसे पहले मैं सर्वप्रथम सभी माननीय महिला अतिथियों को दिल से स्वागत करना चाहूंगी। डॉक्टर सूर्यबाला जो कि वरिष्ठ व्यंगकार है, उपन्यासकार है, कहानीकार है मुंबई से, डॉक्टर स्नेहलता पाठक जी रायपुर से, अर्चना चतुर्वेदी जी दिल्ली से, इंद्रजीत कौर जी लखनऊ से और मेरी बहन समीक्षा तेलंगाना जी पुणे से। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद जो इस निमंत्रण पे आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज महिला दिवस है और हमारे देश में महिलाओं को देवी के समान माना जाता है। जैसे देवी माँ काफी सारे अवतार लेती है, वैसे ही औरत के अपने जीवन में बहुत सारे रूप जीने पड़ते हैं। एक पत्नी का, एक माँ का, एक बेटी का, एक शिक्षक का, लक्ष्मी के रूप में कैसे कम पैसे में आप अपनी गृहस्थी को संभालते हो और साथ ही आप आने वाले देश के भविष्य को कैसे आगे ले जाते हो, यहाँ तक कि बच्चे जो मातृ धर्म है उसका उनको भी संभालते हो। बस कभी कभी इतनी सी दिक्कत हो जाती है कि हम कभी कभी अपनी काबिलियत पे विश्वास नहीं करते और या तो हम दुनिया हमें नहीं समझती। बस यही दो कारण के कारण हम शायद यूनाइटेड नेशन मतलब महिला दिवस ऐसे में 2022 में जेंडर इक्वालिटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो अर्थात है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली कल स्थायी और खुशहाल हो तो इसके लिए महिलाओं का हर स्तर पर योगदान होना बहुत जरूरी है, फिर वो चाहे साहित्य ही क्यों ना हो। नीति आयोग के 17 सतत विकास लक्ष्य मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में दर्शाया गया है कि सतत विकास लक्ष्यों में हमें 2030 तक हमें इनको प्राप्त करना है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर की बात है। हमारी संस्था जो सस्टेनेबल फ्यूचर फाउंडेशन है वो इन्हीं सतत 17 विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह लगी हुई है। इनमें से जो हमारा फिफ्थ जो गोल है हमारा क्रमांक 5, उसका मतलब है लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना, और इसी के तहत ही आज का कार्यक्रम का पूरा प्रयोजन किया गया है। वहीं दूसरी संस्था भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान, जिसके अंतर्गत हम हर साल भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते आ रहे हैं। पर ये जानकर मुझे ये स्पेशली जानकर बहुत दुखी होती है कि आज भी हमारे देश में महिला व्यंगकारों की संख्या काफी कम है, और उससे भी दूसरी बात है कि बहुत से लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता है। तो कार्यक्रम करने का एकमात्र उद्देश्य दिल से यही है कि जो हमारे बीच में हमारे भारत देश में आने वाली जो
महिला व्यंगकार जो आज यहाँ उपस्थित हुई है, उनसे बाकी महिलाएं इंस्पायर हुए, देखें कि वो किस तरह इस फील्ड में आगे आ सकती है और अपने भारत का नाम रोशन कर सकती है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे साहित्य से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, क्योंकि हो सकता है कि मेरा नेटवर्क चला जाए और साथ ही मेरी ट्रेन का भी टाइम हो जाएगा। तो मैं सभी का धन्यवाद फिर से करना चाहूंगी और सृष्टि जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो कार्यक्रम का सूत्र संचालन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अचला जी। अब मैं बताना चाहूंगी कि आज हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं प्रख्यात साहित्यिक, वरिष्ठ व्यंगकार, उपन्यासकार और कहानीकार श्री आदरणीय डॉक्टर सूर्यबाला जी। मैं उनका परिचय देना चाहूंगी, मैं ज्यादा समय नहीं ले। जी हाँ, वो आपके सामने है। जी, मैं आज की अध्यक्ष हैं सृष्टि, आज के अध्यक्ष हैं वो। हाँ, आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और अध्यक्ष भी है। तो मैं आपके बारे में बताना चाहती हूँ। वे एक आदर्श कहानीकार हैं या आदर्श उपन्यासकार अथवा एक आदर्श व्यंग्यकार। वे किसी विधा में अधिक प्रतिष्ठित हैं, कहना कठिन है। वे कहती हैं, ये सच है, व्यंग मेरी जिद, मेरी इबादत और मेरी लाचारी, मेरी कमजोरी है। पर इन सबसे ऊपर है मेरा परिवार। मेरी प्राथमिकता मेरा परिवार है, लेखन बाद में है। जीवन लेखन से ऊपर है। मैं कलम के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, किसी विधा के प्रति। मैं कभी साइंस नहीं लिखती। मैं बताना चाहूंगी कि इनका जन्म 25 अक्टूबर 1943 में हुआ। आपने शिक्षा के क्षेत्र में एमए, पीएचडी काशी विश्वविद्यालय से की है। आपके 6 व्यंग्य संग्रह, 10 कथा संग्रह, 5 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। आपकी रचनाओं के अंग्रेजी और मराठी में अनुवाद भी हुए हैं। आपकी कथाएं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं। आपकी प्रसिद्ध कहानी सात्यकता पर एक टेलीफिल्म जिसको अवार्ड भी मिल चुका है, आ चुकी है। साहित्य के अप्रतिम योगदान के लिए आपको कई सम्मानों और पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है, जिसमें मुख्यतः हरिशंकर परिसाई स्मृति सम्मान, शरद जोशी स्मृति सम्मान, व्यंग्य श्री सम्मान, अटूट हास सम्मान, प्रियदर्शनी सम्मान, रत्ना देवी गोयनका एंड भाग्य देवी पुरस्कार आदि से आप धर्मयुगीन साहित्यकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप इस शो की अध्यक्ष भी हैं और हमारी मुख्य अतिथि भी हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है आपसे मिलके। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी। अब आगे मैं परिचय कराना चाहूंगी श्री स्नेहलता पाठक जी का। जस्ट मैं माफी मांगना चाहती हूँ, ये मेरी छोटी सी बेटी है जो उठ के आ गई है। मैं जस्ट अभी जस्ट 2 मिनट लूंगी मैं, 1 सेकेंड। मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। अब मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगी कि हमारे साथ में श्री स्नेहलता पाठक जी जो कि जुड़ी हुई हैं। ये आप बहुत ही सहज और अनुभवी व्यंग्यकार हैं। लगातार 45 वर्ष से सतत व्यंग्य लेखन कर रही हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में एमए और पीएचडी जैसी उपलब्धि प्राप्त की है। आपने 11 व्यंग्य संग्रह, उपन्यास, संपादित ग्रंथ एंड संदर्भ ग्रंथ, अनवरत पत्रिकाओं का संपादन, कहानी और प्रतिनिधि व्यंग्य संग्रह का संपादन हुआ है। आपको अनेक पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आपका एक संपादित ग्रंथ जिसका नाम है लतीफ गोंगी पर आपकी प्रसिद्धि पुस्तक, जिसका शीर्षक है एक दीवार 100 अफसाने, एक व्यंग संग्रह है,
श्री स्नेहलता पाठक जी, आपके कार्यक्रम में बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ और सत्कार करती हूँ। आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं हमारी अगली व्यंग्यकार जिनका नाम है श्री अर्चना चतुर्वेदी जी का परिचय देना चाहती हूँ। क्षमा चाहती हूँ, मेरा बच्चा उठ के आ गया, वो सो रहा था थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। तो सृष्टि जी, श्रीमती लगाइए सबके नाम के आगे। श्री नहीं है यहाँ कोई भी। आई एम सॉरी जी। ओके। तो हमारी अगली व्यंग्यकार हैं श्रीमती अर्चना चतुर्वेदी जी, जो कि एक प्रख्यात कहानीकार और उपन्यासकार हैं। इसके साथ ही उनको मीडिया लाइन में 10 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने दूरदर्शन, डीडी भारती, सीएनबीसी एंड आईबीएन जैसे बड़े नेशनल चैनल्स के साथ काम किया है। इसके साथ साथ रेडियो इंद्रप्रस्थ और रेडियो ब्रिज माधुरी पर नियमित रूप से हास्य वार्ता का प्रसारण होता रहा है। आपका जन्म यूपी के मथुरा में हुआ। आपने शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी में एमए, डिप्लोमा और डिप्लोमा पत्रकारिता और जनसंचार के माध्यम के साथ किया है। इसके साथ ही आपने डिप्लोमा क्रिएटिव राइटिंग में भी किया है। साहित्य में आपके योगदानों के लिए आपको कई सम्मान और पुरस्कार से अलंकृत किया गया है, जिसमें से मुख्यतः हैं आपके सम्मान राम शुक्ल रसल ब्रिज भाषा पुरस्कार, पंडित सुरेश चतुर्वेदी ब्रजभाषा सम्मान 2019 में आपको प्राप्त हुआ था। उसके बाद आपको शरद जोशी सम्मान भी मिला है। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान 2014 में आपको आपकी पुस्तक के नाम कुछ इस तरह है को दिया गया था। मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। आपकी किताबें हैं मर्द शिकार पर है, शराफत का टोकरा, घूरो मगर प्यार से, ये सब आपकी पुस्तकें हैं और बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे कि हमारे पास समय की बहुत कमी है, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगी और मैं इसी श्रृंखला में श्रीमती इंद्रजीत कौर जी के बारे में बताना चाहूंगी। श्रीमती इंद्रजीत कौर जी का बाल्यकाल से ही लेखन और अध्ययन में रुचि रही है। आपने कविता, कहानियां, फीचर लेख, इंटरव्यू, समीक्षाएं आदि लिखी हैं। आपके लेख पर का प्रकाशन देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाएं जैसे व्यंग्य तारा, विश्व गाथा, सोच विचार, साहित्य अमृत आदि में रहा है और समाचार पत्रों में जैसे हिंदुस्तान, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, नई दुनिया आदि में व्यंग्य लेख और कथनों का निरंतर प्रकाशन होता रहा है। आप वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग सीतापुर जिले में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ। आपकी शिक्षा आपने एमए और बीएड किया हुआ है और पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में किया है। आपको साहित्य के क्षेत्र में कई सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें मुख्यतः हैं ठाकुर प्रसाद स्मृति सम्मान, अखिल भारतीय पत्रकारिता सम्मान, शरद जोशी सृजन पुरस्कार, यूपी प्रेस की तरफ से सृजन सम्मान और गीत लहरी सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ है। मैं आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ और आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने व्यंग गोष्ठी का आयोजन किया है। तो व्यंग के बारे में थोड़ा मैं बहुत कम जानती हूँ, आप सभी लोग बहुत ही इस विधा को जानते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी, व्यंग साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें उपहास, मजाक का प्रभाव रहता है। साथ ही तो आइए इस संध्या में हम भी व्यंग का आनंद लेते हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री इंद्रजीत कौर जी को कि वे हमारे सामने आए और अपनी विधा का प्रदर्शन करें। श्री इंद्रजीत कौर जी, आप प्लीज आइए मंच पर। नमस्कार।
महिला दिवस की सबको इंद्रजीत जी, शुभकामनाएं। आपको मैं टोकूंगी। व्यंग पाठ के पहले मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लाई सबके लिए कि कुछ बातचीत भी हो जाए और व्यंग पाठ भी हो जाए। इसमें तो थोड़ा हल्का फुल्का सा माहौल भी होगा। आपका हाँ जी, तो एक्चुअली ये महिला दिवस है इसलिए कार्यक्रम रखा है और हम लोग सब लोग सोचते हैं कि महिलाएं ऐसी, महिलाएं वैसी, महिलाओं ने बहुत काम किया, महिलाओं ने काम नहीं किया, सब तरीके के लोग हैं। आप डबल काम कर रहे हैं इस वक्त। आप नौकरी के साथ साथ लिखती भी हैं। घर संभालने का काम मैं इसलिए नहीं कहूंगी, उसमें काउंट नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी महिलाएं सारी की सारी घर संभालती हैं, तो वो तो कॉमन चीज हो गई सबकी। आपकी अनकॉमन चीज ये है कि आप अभी जॉब भी कर रही हैं और लिख भी रही हैं। जी जी, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। थोड़ी सी हाँ आ रही है, अब आ रही है जी। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको नौकरी और लेखन में ईमानदारी का सीजन कहाँ और कैसे दिखा? आपके संग्रह का नाम है ईमानदारी का सीजन, तो ये आपको नौकरी में और इस काम में, लेखन में कहाँ मिला? हाँ, काफी विरोधाभास है कि मैं नौकरी भी करूं और ईमानदारी का सीजन किताब भी निकालूं। जरूर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ किया होगा तभी, और ऊपर से ईमानदारी का सीजन। एक्चुअली लिखने के, व्यंग लेखन के 15 साल बाद मेरी पहली किताब आई है। तो आप समझ सकते हैं कि ईमानदारी का सीजन अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, एक शुद्ध टॉपिक है, इधर उधर से नहीं किया हुआ है। मेरी नौकरी 2009 में लगी और मैं काफी पहले से लिख रही थी, तो 2015 में हमारी एक किताब आई है। तो ईमानदारी का सीजन कहीं से भी गलत नहीं है, नौकरी और लेखन के साथ न्याय किया है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने ईमानदारी नहीं, आपने ये कैसी ईमानदारी महसूस की, बस ये मैं पूछना चाहती थी। अब आप व्यंग पाठ करिए और हम उसका लुत्फ लेंगे जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा कि आज श्रीमती और श्री मैं दोनों बन गई। चलिए व्यंग पाठ में शुरू करती हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, मेरे व्यंग का शीर्षक है राजा की ऐनक। एक राजा था। अब राजा था तो उसका कोई राज्य भी अवश्य रहा होगा। राज्य होगा तो उसका नाम भी होगा। जी हाँ, उसके राज्य का नाम था संत नगर। जैसे कि परंपरा है, राजा बड़ा सुखी था। विशाल महल, सोने का सिंहासन, रत्न जड़ित मुकुट, सुंदर रानियां और इनमें से पैदा हुए वंश को बढ़ाने वाले कुछ बच्चे। क्या नहीं था राजा के पास। राज परिवार में परंपरा थी कि एक दिन जो कपड़ा पहना जाता था, दूसरे दिन उसे छुआ तक नहीं जाता था। छुआछूत के इस रोग के कारण दरबारियों के पास कपड़ों की कमी नहीं थी। उच्च कोटि का व्यंजन दरबार में हर समय पकता रहता था। इन सुखों के छींटे दरबारियों पर भी पड़ते रहते। फिर इन छींटों की छींटे उनके रिश्तेदारों और मित्रों पर भी आराम से गिरते रहते। कुल मिलाकर हर वो व्यक्ति जो सीधे टेढ़े और घुमाकर राज दरबार से जुड़ा था, प्रसन्न था, खुश था और खुशहाल था। एक बार राजा अपने महल के बाहर उद्यान में सुबह टहल रहा था। उसने देखा कि सामने से कुछ लोगों का झुंड महाराज की जय हो और महाराज दीर्घायु हो बोले हुए जा रहा था। वो झुंड अंदर आने की कोशिश कर रहा था। द्वारपाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर राजा से संकेत मिलने पर उन्हें अंदर आने दे दिया गया। अंदर आते ही कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं बतानी शुरू कर दी। एक ने कहा, महाराज, सूखे से फसल चौपट हो रही है, एक या आधी रोटी खा पा रहे हैं दिन भर। दूसरे ने कहा, भूखों मर जाएंगे, कुछ कीजिए महाराज। तीसरे ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, गरीबी दूर कर दो, आप हमारे भगवान हो। चौथा वहीं सिर पर हाथ रखकर बैठ और रोनी सी सूरत बनाकर कहा, महाराज, कर की मात्रा थोड़ी कम कर दो, खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे। राजा ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और यह कहकर कि ठीक है, कुछ करूंगा, उन्हें वापस भेज दिया। राजा ने अगले दिन मंत्रियों की बैठक में इन समस्याओं को सभी के सामने रखा और कहा, ध्यान रखें, समाधान इस तरह से निकालना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
लाठी ही हमारी रीढ़ की हड्डी है, अगर इसे कुछ हो गया तो हम सभी खड़े तक नहीं हो पाए। बाकी आप सभी समझदार हैं। राजा दोनों हाथ ऊपर करके मुस्कुराया, आंखों के पोरों को रगड़ते हुए भरे गले से बोला, मुझे आप सभी की बड़ी चिंता रहती है, मैं प्रजा का दुख नहीं देख सकता। प्रजा भी भावुक हो गई और पुनः यह बोलते हुए चली गई कि आप हमारे राजा बने रहें। तो मित्रों, इस तरह धीरे धीरे संत नगर का पड़ोसी राज्य के साथ संबंध मजबूत हो गया। चूंकि यह चमत्कार कला और विज्ञान पर आधारित था, इसलिए वित्त मंत्री को दरकिनार करते हुए राजा की कला और विज्ञान मंत्री के साथ आर्थिक संबंध मजबूत होता चला गया और प्रजा की दुआओं से राजा तमाम बीमारियों और अक्षमताओं के बावजूद मरते दम तक अपने सिंहासन पर बना रहा। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया इंद्रजीत जी, आपने राजा की हकीकत सामने लाकर रखी है कि किस तरीके से वो अपना प्रजातंत्र और लोकतंत्र सभी कुछ चलाता है। वैसे राजा का प्रजातंत्र ही होता है, लोकतंत्र नहीं होता, ये मैं कहूंगी। और आपने पूरी प्रजातंत्र को उघाड़ के रखा है सामने। इसके बाद मैं खुद को ही आमंत्रित कर लेती हूँ पहले, फिर अर्चना जी को बुलाती हूँ। ठीक है? हाँ जी, समीक्षा जी, आप अपने व्यंग प्रस्तुत करिए हमारे सामने। ठीक है, मैं अपना व्यंग पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं छोटा सा व्यंग लेकर आई हूँ, फटाफट पढ़ूंगी, बहुत टाइम नहीं लूंगी। मेरा शीर्षक है गधों का ऊटी हनीमून और वैलेंटाइन। हमारे शहर की उजली बस्ती के बाजू से सटे बेवड़े पार्क के दाहिनी तरफ बने लोक निर्मित अपार्टमेंट में रहने वाले बाला और बेला का अभी हाल ही में विवाह संपन्न हुआ। बेवड़े पार्क की खासियत ये थी कि वह पत्नी से पीड़ित पति तथा पति से पीड़ित पत्नियों का अड्डा था। सब अपना दुख दर्द बांटते और स्माइल वाला थोबड़ा लेकर फिर घर पहुंच जाते। इससे तलाक के मामले भी न के बराबर ही होते। बाला और बेला के लिए यह पार्क किसी गृहस्थ शिक्षा स्कूल से कम नहीं था। लॉकडाउन के चक्कर में उन्हें अपने चक्कर को दुनिया की नजरों में वैवाहिक संबंध का नाम देने में महीनों चक्कर खाने पड़े। तब जाकर जैसे तैसे ही सही विवाह हुआ। अपने हसीन सपनों में खोए हुए लव बर्ड्स ने बुद्धिमानी दिखाते हुए वैलेंटाइन के समय ही हनीमून फिक्स किया। सारे जग की उठापटक को भांपते हुए विदेश के हनीमून का सपना कुछ समय के लिए लॉक कर दिया और अपनी ही कार को अनलॉक करके ऊटी जाना तय किया। 5 स्टार होटल की ऑनलाइन बुकिंग बस 4 अंकों के खर्चे पर हो गई। ऐसा पहली दफा था कि वैलेंटाइन डे उनके लिए इतना सस्ता था, वरना तो जितनी हनीमून का पैकेज था उतने में एक बार का वैलेंटाइन ही मन पाता। प्रेमी प्रेमिका से दंपत्ति होते ही बचत की अक्ल दहाड़ मारने लगती है। उनके साथ भी वैसा ही हुआ। पति पत्नी का टैग ही मानसिकता बदलने में काफी होता है। जहां प्रेम को चॉकलेट से नहीं बल्कि नमक मिर्च के तड़के से संजोया जाता है। खैर, बाला और बेला की शादी भी किफायती हुई और हनीमून भी लाखों के पैकेज पर जेब कटने से बच गई। ये बात अलग है कि शादी के शुरुआती दिनों में जेब पर बोझ समझ नहीं आता। हिसाब तो कुछ महीनों बाद मुंह से उगलना चालू होता है। फिर वो हिसाब उस हिसाब तक पहुंचता है जहां आइसक्रीम किसने कब और कितनी बार खिलाई इसका ब्यौरा रखा जाता है। निष्कर्ष में एक ही मुंह फुलाई और दूसरे के दरवाजे पटकने का या सामान पटकने की आवाज पड़ोस तक पहुंच जाती है। फिलहाल तो ये दोनों अपने सपनों की उड़ान में बड़े अस्त व्यस्त थे। न दुनियादारी का बोझ था और न ही दुनिया की खबर थी। अरे दुनिया की ही क्या, वे खुद एक दूसरे के अलावा सभी से बेखबर थे। हाथों में हाथ डाले एक दूसरे के प्रेम में उलझे हुए थे। कभी कभी देखने वाला सोच में पड़ जाता, यार हमने इस तरह से प्रेम क्यों नहीं किया। तब यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, अब फिर से शुरू करना चाहिए। लेकिन अब उम्र उनके जैसे लोगों के आड़े आ जाती। प्रेम उनकी जिंदगी से रफा दफा हो चुका था और चिड़िया के चुप जाने से गमगीन हो जाते। इधर ऊटी जाने का दिन पास आया, तभी बाला की काकू यानी चाची की एंट्री उनके घर हुई।
बातें निकली तो दूर तलक निकल पड़ी और आकर हनीमून के साथ वैलेंटाइन पर अटक पड़ी। मुझे लगा आज 10 दिन हो गए तुम दोनों की शादी को, हनीमून पर गए होगे, लेकिन तुम लोग तो अभी यहीं हो। वैसे कहाँ जा रहे हो हनीमून पर? काकू ने पूछा। ना काकू को पूछने में संकोच था, न बाला को बताने में। इस पीढ़ी और उस पीढ़ी के संवादों में खुलापन था, जो कि शुभ संकेत था। शालीनता के लबादे में संवादहीनता का दौर खत्म हुआ सा लगता है। काकू, सारी बुकिंग हो गई है, कल हम दोनों अपनी कार से ऊटी जा रहे हैं, बाला ने कहा। ऊटी? बहुत आश्चर्य से पूछा। आजकल सब लोग विदेशी हनीमून मनाते हैं और तुम कहाँ हमारे समय में लौट रहे हो? मैं और तुम्हारे काका गए थे वहां, जरा शर्माती हुई मुस्कान के साथ काकू बोली। काकू, तुम्हें भी अपने वो वाले दिन याद आ गए हैं ना? बेला भी ऐसे कहते हुए ब्लश कर रही थी। मुझे ही क्या, जहां हनीमून की बात हो रही हो वहां सभी को अपने अपने वो वाले दिन याद आने लगते हैं, शर्माते हुए काकू बोली। तेरे आई बाबा को भी याद आ रहे होंगे, बस वो तुम लोगों को दर्शाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, ये वैलेंटाइन हमारे जमाने में तो था नहीं। हम जब भी बाजार पेट जाते, तेरे काका बहुत प्यार से मेरे लिए मोगरे का, गुलाब का गजरा खरीद कर देते। इसलिए हमें कभी वो रोज डे, चॉकलेट डे इस तरह से मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। काकू, तब प्यार का इजहार भी तो नहीं किया जाता था ना? किया जाता था, लेकिन ऐसे तुम लोगों की तरह हाथ डालकर नहीं घूमते थे। तेरे काका कभी कभी लेमोनेड की गोलियां लेकर आते थे, उसमें ही हम लोग खुश हो जाते थे। कभी अलग से कुछ लाने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। काका कभी गुस्सा हो गए तो? बेला ने उत्सुकतावश पूछा। तो क्या, मैं ऐसे मुंह फुलाकर कुप्पा होके नहीं बैठती थी। टाइम कहाँ था? अब हमेशा तो कोई अपने मन की नहीं करेगा ना। और तुम्हारे समय अभी मुंह फुलाने का ज्यादा है क्या? तुम लोग बातचीत कम और एक दूसरे से ईगो प्रॉब्लम ज्यादा रखते हो। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता, लेकिन कैसा है कि बच्चों के बीच में ज्यादा बोलने का ही नहीं। बात से बात बढ़ती है, इसलिए मैं अपने को काम में बिजी रखती हूँ। मैंने आई बाबा से कहा था कि तुम दोनों भी घूम आओ, कुछ नहीं तो देवदर्शन ही कराओ, लेकिन वो तो कहीं जाने को तैयार ही नहीं, बाला ने जोर देते हुए कहा। अरे ठीक तो है, घर में तो वो दोनों ही रहेंगे ना, उनको एक दूसरे के लिए समय मिल जाएगा। हनीमून में भी वो वही करते हैं, एक दूसरे का साथ और समय ये जन्म भर पति पत्नी को चाहिए होता है। गिफ्ट विफ्ट तो सब चोचलेबाजी है, तब रुपये भी खर्च नहीं होता प्रेम पर, और अब लाखों खर्च हो जाते हैं और फिर भी तलाक की नौबत आ जाती है। प्रेम पैसा नहीं, समय मांगता है। कभी देखा है पैसे से प्रेम प्रगाढ़ता? अच्छा, लेकिन एक बात बता, जहां गाढ़व यानी गधे हनीमून बनाने गए हो, वहां तुम दोनों भी जाओगे क्या? काकू, अब ऊटी घूमने वाले कब से गधे हो गए? तुम और काका भी तो गए ही थे ना, बाला चिढ़ते हुए बोला। अरे तुझे तो फुर्सत ही नहीं मिली होगी अखबार पढ़ने की। अब भी हाल की ही खबर है, वो पंढरपुर की गाढ़व है ना, वो गए हैं ऊटी। तुझे मालूम है क्या, वो वहां पर जो नदी है ना, अरे वो, हाँ, चंद्रभागा, वहां पर रेत माफिया है। वो रात में चोरी से बालू खोद कर ट्रॉली में बाहर बेचते हैं। पुलिस के छापे पड़े कितनी ही बार, लेकिन उन बदमाशों को न जाने कौन पहले से सावध कर देता था। पकड़ में ही नहीं आते थे, बस बालू छोड़ भाग जाते थे। पुलिस ने उनकी ट्रॉलियां जब्त कर ली, लेकिन ये इतने बदमाश होते थे कि उन लोगों ने ट्रॉली लाना ही बंद कर दिया। अब वो गाढ़व लाने लगे। पुलिस ने फिर छापा मारा। अब की बार वहां खड़े गधों को पुलिस थाने लेकर चली गई। फिर बाला बोला, फिर क्या, वहां उनकी खूब खातिरदारी हुई, हरी हरी घास दी, खूब सारा चारा दिया, आराम कराया। और क्या चाहिए जब गधा मेहनत की जगह आराम करने लगे। सही है काकू, और इधर हम सब काम कर करके गधा मेहनत कर रहे हैं। फिर पुलिस वहां से उनको ट्रक में भरकर ऊटी ले गई। वहां भी उनकी खूब खातिरदारी की, उनके लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था की। बालू में काम करने वाले गधे ठंडक में अपना हनीमून मना रहे हैं ना, साथ में वैलेंटाइन भी। काकू खूब रोचकता से ये खबर बता रही थी। अब बाला का माथा ठनका। तभी मैं सोचूं, काकू, होटल की बुकिंग इतनी सस्ती कैसे हुई? तुझे पता है, केवल 5,000 की बुकिंग हुई है,
मुझे लगा अभी इतने दिनों से सब बंद था इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन माजरा तो अब समझ में आया। बाला ने तुरंत ही ऊटी की बुकिंग कैंसिल कर दी। सबने हिलोरे खाने से पहले ही चित्त हो गए थे। अगले दिन सवेरे अखबार में खबर थी कि गधों के कारण होटल वालों का धंधा मंदा हो गया है, इसलिए होटल यूनियन ने गधों के अनाम मालिक पर मानहानि का दावा कर दिया है। उधर मालिक यदि गधों को छुड़ाने पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उन्हें पकड़कर जेल डाल देगी, इसलिए मालिक कभी बोलेगा ही नहीं कि ये मेरे गधे हैं। इस सब के बीच अब की बार मालिक ही गधा साबित हो गया और उसके गधों की अगली खेप भी ऊटी पहुंचने वाली है। इधर बाला और बेला अपना वैलेंटाइन छत पर मनाते हुए पाए गए। सोशल मीडिया पर सेल्फी का बैकग्राउंड शिमला वाला लगा दिया। कम से कम पीयर प्रेशर से तो बच ही जाएंगे। अब अगली साल स्विट्जरलैंड जाने का प्लान अभी से बना लिया है, ताकि सबको बता सके कि उन दोनों के बीच सब नॉर्मल है। बाला और बेला भी दोनों शुक्र मना रहे हैं कि इस गधा ट्रेजेडी से कम बच तो गए। धन्यवाद। वाह, बहुत ही सुंदर व्यंग रचना रची है आपने, बहुत ही शानदार, मजा आया। मैंने पहली बारी ये व्यंग का कार्यक्रम मैं खुद अटेंड कर रही हूँ, तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है व्यंग। तो आज पता चला कि मतलब बहुत क्रिएटिवली आपने ये सब लिखा इसमें, और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज जो छुपा हुआ था कि गिफ्ट के चोचलों में मत पड़ो, क्योंकि आज के टाइम में किसी को गिफ्ट नहीं चाहिए। गिफ्ट तो हम सब खुद अपने आप को खरीद के दे ही देते हैं। आज के टाइम में सबको चाहिए समय, टाइम। तो बहुत ही मैं शुभकामना देना चाहूँगी श्री समीक्षा जी को, बहुत ही सुंदर वर्णन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी श्रृंखला में आगे मैं श्रीमती अर्चना चतुर्वेदी जी को बुलाना चाहूँगी, जो कि अब इस समय शायद मैंने सही यूज़ किया है, तो आप आइए और अपनी व्यंग का प्रदर्शन कीजिए। यहाँ सिर्फ मैं ही श्रीमती हूँ, बाकी सब श्री हैं। ये भी एक व्यंग ही हो गया आज के दिन। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है आज। महिला दिवस पे पुरुष मनाया जा रहा है। जरूरी है। ज्यादा खुश हो रहे हैं। अर्चना जी, आपके लिए भी एक सवाल है मेरा। हाँ, पूछिए। मर्द शिकार पर है शीर्षक में मर्दों का शिकार हो रहा है या वे खुद ही शिकार हो रहे हैं? आपके दिमाग में हास्य के साथ इस तरह के आइडियाज आते कहाँ से हैं? मैं आज आपको इसका जो जवाब है आपको अपनी रचना से ही दूंगी कि शिकार कौन हो रहा है। ठीक है? जवाब का जवाब और रचना की रचना, तो टाइम भी बचेगा। सुनिए, मेरी रचना का शीर्षक है सावधान, शिकारी मर्द शिकार पर है। क्या आप सबने सुना है कि मर्दों की कई प्रजातियां होती हैं? वैसे होती तो औरतों की भी हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे मर्दों की प्रजातियों की। अब आप कहेंगे मर्द और औरत की क्या प्रजाति? मर्द तो मर्द होता है, औरत तो औरत होती है। जी नहीं जनाब, आप गलत हैं। वैसे तो मर्दों की अनेक प्रजातियां होती हैं, जैसे सीधे मर्द, होशियार मर्द, गुलाम मर्द, चाहे माँ के हों या जोरू के, मर्दाना मर्द, जनाना मर्द और शिकारी मर्द। शिकारी मर्द? जी हाँ, शिकारी मर्द। इन्हें सिर्फ महिलाएं ही पहचान सकती हैं, लेकिन इन्हें पहचानने के लिए मेरी बहनों का चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे ये दिखते कैसे हैं? तो जनाब, ये हर रूप, हर उम्र के होते हैं। कुछ दिखने में हीरो टाइप तो कुछ साधारण होते हैं, और कुछ तो बेहद नमूने दिखते हैं और होते भी हैं। अच्छा, ये कहाँ पाए जाते हैं? जी, ये हर क्षेत्र में इनका दखल होता है। कभी सरकारी दफ्तर में अफसर, कभी क्लर्क, कोई बड़ा नेता, किसी कंपनी का मालिक, या कोई कवि, ये किसी भी रूप में मिल सकते हैं। ये आपको बस में, ट्रेन में, हवाई अड्डे पर, ऑफिस में और किसी साहित्यिक कार्यक्रम में भी मिल सकते हैं। ये बड़े ही बातूनी किस्म के होते हैं और बातें तो इतनी मीठी करते हैं कि बेचारी जलेबी भी शर्मा जाए। किसी समारोह में ये महिलाओं के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ये बड़ी ही शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं। घर की मुर्गी तो घर में है ही, यदि किसी ताजी मुर्गी का शिकार हो जाए तो क्या कहने। उसके लिए ये सतत प्रयत्नशील रहते हैं। इनके पास अदृश्य जाल होता है, जो मीठी मीठी बातों से बुना होता है।
जैसे आप तो बहुत सुंदर दिख रही हैं। अरे! आपको देखकर तो लगता ही नहीं आपके इतने बड़े-बड़े बच्चे हैं। आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है। ये कलर आप पर बहुत सूट कर रहा है। या चलिए आपको घर छोड़ दूँ, मुझे उसी तरफ जाना है। उस अदृश्य जाल में लालच का दाना डाला जाता है। जैसे मैं आपको बड़ी हीरोइन बना सकता हूँ, मैं आपको नौकरी दिलवा सकता हूँ, मैं आपको पुरस्कार दिलवा सकता हूँ, चाहे खुद को न मिला हो या नहीं। आपकी प्रमोशन करवा सकता हूँ, इत्यादि। कोई महिला यदि जरा-सी चूकी या लालच में फँसी, तो समझो गई मुर्गी जान से। ये महिलाओं की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, चाहे घर का कोई कार्य करें या नहीं। यदि किसी महिला ने जरा-सा भाव दे दिया, तो उसको कहीं भी लाने से, ले जाने से लेकर उसके घर का सामान तक बड़ी मुस्तैदी से लाने में जुटे रहते हैं, जब तक कि शिकार पूरी तरह फँस न जाए। जैसे शेर अपने शिकार के लिए घात लगाता है, उसी तरह ये हर समारोह में घात लगाए बैठे रहते हैं। इन्हें तो हर महिला हिरन का छौना ही नजर आती है। जैसे ही कोई नया छौना दिखता है, इनकी लार टपकने लगती है और ये तुरंत हमला कर देते हैं। एक बात और, शेर तो बेचारा बूढ़ा होकर कमजोर हो जाता है, लेकिन ये उम्र बढ़ने के साथ साथ और एक्टिव हो जाते हैं और शिकार की कला में पारंगत भी। ये अपनी उम्र और ओहदे का फायदा उठाने में कभी नहीं चूकते। जैसे किसी पार्क में घूमने गए, तो सुंदर कन्या को देखकर कहेंगे, बेटा मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, प्लीज मुझे घर तक छोड़ दो। मेरी जान पहचान के एक बुजुर्ग हर दिन किसी नई कन्या के कंधे पर हाथ रखकर घर आते थे और जाते वक्त उस कन्या को धन्यवाद के बहाने चूमना कभी नहीं भूलते थे। यदि किसी समारोह में ऐसे शिकारी मिल जाएं, तो ज्यादा सावधान और चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि इनके हाथ कंधे से कमर तक बड़ी ही आसानी से पहुंच जाते हैं। शिकारी मर्दों की एक खासियत और होती है, जो इन्हें अन्य पुरुषों से भिन्न बनाती है। वो ये है कि ये समदर्शी होते हैं। इन्हें हर महिला खूबसूरत ही दिखती है, वो चाहे रूप, रंग या कद काठी में कैसी भी हो। इनका तारीफ करने का तरीका एक जैसा ही रहता है। ये तो इतने पहुंचे हुए होते हैं कि श्याम वर्ण की उपमा पूनम के चांद से करने में भी नहीं शर्माते। यदि महिला सचमुच खूबसूरत हुई, तो समझो लार टपक कर घुटनों तक पहुंच जाएगी। फिर तो ये अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे उस महिला के बारे में जानने के लिए। अपने सारे हथकंडे अपनाएंगे कि वो शिकार जाल में फंसी जाए, और यदि उस महिला का फोन नंबर प्राप्त हो गया, तब तो समझो इनकी पौबार है। वैसे तो इन लोगों की शिकार अति महत्वाकांक्षी और जल्द से जल्द सपने पूरे करने की चाह रखने वाली महिलाएं ही बनती हैं, लेकिन ये अपना जाल तो सब पर ही डालते हैं। फंस गई तो ठीक, नहीं तो और भी है जमाने में तुम्हारे सिवा। तो अब आप समझ ही गए होंगे मर्दों की इस प्रजाति के बारे में। अब सावधान हो जाइए इनकी टपकती हुई लारों से, इनकी आंखों में छिपे काइयापन से, इनके शब्दों में घुली सैकरिंग से और इनकी जुबान में खिली सपनों की फसल काटने से। वरना ये मर्द तैयार बैठे हैं एक और शिवानी, गीतिका, मधुमिता, भवरी देवी बनाने के लिए। होशियार, खबरदार, महिला रूपी हिरनियों, शिकारी शिकार पर निकल रहा है। थैंक यू। जवाब मिला? बहुत ही सुंदर। बहुत जवाब से जवाब प्रश्न का जवाब ढंग से ही दिया है और मजा आया। मैं बीच में हालांकि फोन जरूरी आ गया था, तो मुझे लिफ्ट करना पड़ा। तो अगली परफॉर्मर की तरफ हम चलते हैं। सृष्टि जी आप आमंत्रित करिए, फिर मैं भी उनसे क्वेश्चन करूंगी। स्नेहलता दीदी शायद ऑफ, आवाज दो, तुम आवाज दो। माइक ऑन नहीं है। उनको आवाज सुनाई देगी ना, अनम्यूट वो है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग मैं श्रीमती अर्चना जी की रचना के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। बहुत ही शानदार रचना थी। मतलब इतने कम वर्ड्स में आपने इतना बड़ा मैसेज दे दिया। जो भी आज हमारी यंग जनरेशन देख रही है या और भी लोग देख रहे हैं, उनको आपने पूरी तरीके से सावधान किया कि बिल्कुल भी किसी पे ट्रस्ट मत करो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रचना। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमती स्नेहलता पाठक जी को।
प्लीज मैम आप आइए और अपनी रचना हमारे सामने प्रस्तुत करिए। अनम्यूट कर लीजिए दीदी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अभी अब ठीक है। सही हाँ, हो गया। मुझे उधर से आदेश आया था कि आपका जो वर्णन, आपका जो परिचय है वो बहुत बड़ा है, उसको संक्षिप्त करिए। तो मैंने इतना संक्षिप्त कर दिया कि वो 2 लाइन में ही हो गया। मैंने आपसे वही ये भी व्यंग ही हो गया अच्छा सा। मैंने कहा ये लो इतना संक्षिप्त, इतना संक्षिप्त की 4 लाइन में ही खत्म। 4 लाइन में ही खत्म हो गया। तो आइए हम सुनते हैं। हाँ, मैं शुरू करती हूँ अपनी रचना। अभी थोड़ा सा माहौल बदल गया था अर्चना की रचना से, तो मैंने सोचा था मैं भी अपनी कोई महिलाओं पर सुनाऊं, पर मैं अभी बाजार से आई तो मेरे को दिख नहीं रहा जल्दी से, तो दीदी जब तक आप अच्छे से थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, मतलब अंदर से, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप वो सोचिए जब तक, फिर आपका ठीक हो जाएगा तो आप मैंने सोच लिया, सामने रखा है मेरे। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे आपने अभी आपका अमृत महोत्सव हुआ परसों के दिन कंप्लीट हुआ, आपके समय में महिलाओं के लिए मतलब वो दृष्टि एक अलग दृष्टि होती थी, वो समय वैसा ही था। तो आपने परिस्थितिवश व्यंग को चुना या व्यंग ने ही आपको चुन लिया? क्या कारण रहा उस समय? हाँ, व्यंग तो तब चुनेगा जब मैं उस रास्ते पर जाऊंगी, पर मैं परिस्थिति वश भी नहीं कह सकते समीक्षा, परिस्थिति वश भी कह सकते हैं। कई महिलाएं जो बचपन से लेकर के जवानी तक बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ती है, बहुत सारी उसको ठोकरें लगती हैं, जगह जगह पर उसके लिए बैरियर्स खड़े कर दिए जाते हैं, चाहे वो आर्थिक बैरियर्स हों या और किसी तरह के हों, लेकिन वो जूझती हुई तो चली जाती है। और ऐसे समय में यदि व्यंग्यकार कोई साथी मिल जाए तो निश्चित रूप से वो उसी राह पर चल देती। उसको लगता है कि मेरी मन की भावनाएं व्यंग्य के सिवाय और कहीं नहीं निकल सकती। तो उसने अपने मन को हल्का करने के लिए, अपने मन में जो गुबार भरा हुआ था, उस गुबार को हल्का करने के लिए उसने व्यंग्य की राह चुनी, क्योंकि व्यंग्य के सिवाय कोई साथी नहीं हो सकता है जिसका जीवन बहुत ज्यादा परीक्षाओं से होकर गुजरता है। तो जब मैं व्यंग्यकार साथियों से मिली और उनके साथ रहने लगी, उनके साथ लिखने लगी, तब मुझे अच्छा लगा कि हाँ, अब ये मेरे लायक विधा है। बाकी तो पुरुषों ने भी बहुत पीछे ढकेलने की कोशिश की कि नहीं नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, आप मत आना इस मीटिंग में। मैंने कहा कैसे नहीं आऊंगी, मैं आऊंगी और जरूर समझूंगी। तो मैंने कहानियां छोड़ करके और व्यंग्य के क्षेत्र में मैं आई, और तो मुझे इतना अच्छा लगा कि यही मेरे लायक थी शायद, जो मैं आज तक भटक रही थी कि मैं क्या लिखूं क्या लिखूं। और तब से मैं शांत भी हूँ और खूब व्यंग्य लिख रही हूँ। सूर्यबाला जी के साथ उनसे अनुप्रेरित होकर के अलका पाठक को खूब पढ़ती थी साप्ताहिक हिंदुस्तान में। तो तब मैं पढ़ती जरूर थी लेकिन लिखती नहीं थी, और मैं पढ़ करके मुझे अच्छा लगता था कि ऐसा ही मैं भी लिखूं। तो मेरे यहाँ बहुत सारे प्राध्यापक साथी थे जो बड़े बड़े व्यंग्यकार थे राष्ट्रीय स्तर के, उनका साथ मिला और मैं आगे बढ़ गई। जी दीदी, आप लोग सब लोग हमारी प्रेरणा है, मतलब हम लोग आपसे ही प्रेरणा लेते हैं और क्या। सबको देख के हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ लिखते हैं। भूल तो होती ही है हर एक बार, और वो सुधरने के लिए होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भूलें होती है वो सुधरने के लिए ही होती हैं, और हर बार कोई ना कोई एक भूल छोड़ भी देनी चाहिए अपनी तरीके से, कि अगला कहे भी कि यहाँ पर तुम्हारी ये गलत है, तो उससे समझ में आता है कि अगले ने उसको पढ़ा भी। तो दोनों ही बातें साथ में चलती हैं। और अब आप अपना व्यंग्य पाठ करिए, बहुत खूबसूरत आंसर दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। आप लोग खूब आगे बढ़िए ताकि महिलाओं की यात्रा खत्म ना हो, बराबर चलती रहना चाहिए। तो मैं ढूंढ रही थी पर मुझे नहीं मिला, अब मैं वैसा ही सुनाती हूँ, पुरुष ब्रांड का, महिला ब्रांड का नहीं सुना रही। मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। रविवार का दिन था, यानी कि बगैर टाइम टेबल का दिन। कभी भी कुछ भी करो, चाहो तो सुबह से खाना खाने बैठ जाओ, कुल्ला मंजन बाद में करो, क्योंकि अब कोई दादी माँ आके हिम्मत नहीं करेंगी कि वह बच्चे को टोक दे। क्यों? क्योंकि मेरा देश बदल रहा है। सुबह से मेरा मिजाज भी कुछ ऐसा ही बदल रहा है। बहुत बड़ी। सोचा गपशप की जाए, मगर किससे? तभी पत्नी की आवाज आई, अजी सुनते हो?
सुनते ही मन कसैला हो गया। मैंने कानों में उंगली डालकर सोने का बहाना किया और भगवान से पूछने लगा कि हे करतार, मैंने तो ढपली मांगी थी, ये ढोल कहाँ से आ गया? इससे तो अपने शर्मा जी अच्छे हैं, कम से कम पटरी पे तो रहते हैं। कहते हैं शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। हुआ भी वही। दरवाजे को ठकठकाते हुए साक्षात शर्मा जी सामने खड़े थे। उन्हें देखते ही मेरे मुंह से निकल गया, अरे आप! सुनते ही शर्मा जी बबक पड़े। मतलब मैं चला जाऊं? यानी कि मुझे नहीं आना चाहिए था? बोलो, ये भी कोई रीत है? उनकी नाराजगी भांप कर मैंने कहा, अरे मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर कौन सा मतलब था, मैं भी तो सुनूं। एक तो रास्ते में स्कूटर पंचर हो गया, 50 रुपया खर्च करके इधर आया तो इधर आपने मेरी इज्जत की चटनी पीस दी। न आदर, न सत्कार, न पानी, न पत्ता। मैंने फिर हाथ जोड़े। आप तो सचमुच नाराज हो गए। सुनते ही वे फिर जोर से बोले। मैंने फिर धीरे से कहा, शर्मा जी इतने हाई पिच में मत बोलिए, सांस उखड़ने का डर होता है। वे फिर गुर्राए। मतलब ये कि आप सारे गामा बोलते नहीं है, सीधे पादानिसा पर आ जाते। इतने में पैर पटकती हुई पत्नी जी आई। शरबत के 2 गिलास जो उनके हाथ में थे टेबल पर धप से पटक कर चली गई। गिलासों में चम्मचें भी थी, मतलब साफ था कि घोलो और पियो। इधर शर्मा जी ने गिलास उठाया और एक ही सांस में गटागट पी गए। बाद में तली में जमी शक्कर को टेढ़ी उंगली करके घी की तरह चाटने लगे। फिर एक लंबी डकार लेकर के बोले, हद हो गई। देश बदलेगा यह तो मालूम था, पर इतना बदलेगा इसकी कल्पना नहीं थी। अब तो सुबह सुबह अखबार पढ़ने से भी डर लगने लगा है। पता नहीं सरकार कब कौन सा गुल खिला दे। यह समझो कि कोई भरोसे लायक नहीं रहा। कभी कभी तो शर्ट की आस्तीन देखकर भी डर जाता हूं, क्या पता कब किस रंग का सांप घुस जाए। मैंने कहा, अब आप पहेलियां मत बुझाइए, सीधे मुद्दे पर आइए। वे पालती मारकर बैठते हुए बोले, मुद्दा यह है कि 5 साल पहले लागू हुई नोटबंदी से ठीक से इश्क भी नहीं लड़ा पाए थे कि एक और फरमान जारी कर दिया। मैंने उत्सुकता से पूछा, कौन सा? मेरी अज्ञानता पर उन्होंने आंखें तरेरते हुए कहा, यार आप तो एकदम बॉडम हो। सवेरे से घुइयां छील रहे थे क्या? अखबार भी नहीं पढ़ सकते? क्या पढ़ूं अखबार में, वह भी तो सरकारी भाषा में ही छपने लगा है। अब रही कहाँ उसमें वो दर्द और संवेदना जिसे पढ़ते ही घर से बांके जवान निकल पड़ते थे सीमा पर। अब तो वह भी व्यापारी बन गया है। रोज वही विज्ञापनों से भरा पहला पृष्ठ, फिर अगले पेज से हत्या, डकैती, बच्चियों से रेप, दुर्घटनाएं, माँ बाप को वृद्धाश्रम की राह दिखाते नौजवान बेटे बेटियां, नारियों का फैशन शो, दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड के विज्ञापन में अर्धनग्न नारी का चित्र, संसद में जूतम पैजार, नेताओं की पैतरेबाजी, झूठे वादों की बरसात। ये है आज के अखबार की तस्वीर। पूरा अखबार पढ़ डालो, कहीं कोई संस्कृति, साहित्य और राजनीति का आदर्श चित्रण नहीं मिलेगा। कहीं कोई आदर्श भारत की तस्वीर नहीं दिखाई देगी। रही नेताओं की बात, तो उनके चरित्र में कोई सीखने लायक चीज रही कहाँ। न जाने कौन से विकास की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है देश को, जहां न रोजगार है न खुशियां हैं, बस स्कीमों का धुआं उगलता माहौल है, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटिंग कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट कार्ड, पेंशन योजना कार्डों की भीड़ लगी है। मगर नित्य बदलते नए देश में ये सब भी बारी बारी से निरुपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। मेरी निराशा से नाराज होकर शर्मा जी बोले, बस आप में यही खराबी है, जब भी बोलते हैं निगेटिव ही बोलते हो। अरे यह क्यों नहीं सोचते कि आज देश का हर आदमी काम धंधे से लगा है। रोज अखबारों में छप रहा है कि आज इतने लड़के लड़कियां बार में गलत काम करते हुए पकड़े गए। आज 5 लोगों की जेब कतरों ने जेब काट ली। आज एक लड़के ने रास्ते से जा रही लड़की पर तेजाब डाल दी। कोई बच्चों को किडनैप कर रहे हैं तो कोई घर में अकेली वृद्धा को देखकर लूटपाट कर रहे हैं। कम से कम सरकार के भरोसे तो नहीं बैठे। नाहक लोग हल्ला मचा रहे हैं कि देश का युवा बेरोजगार है। हमें तो कोई नहीं दिखता बेरोजगार, सब अपनी अपनी औकात देखकर लगे हैं। जिनके पास दाढ़ी का चमत्कार है वे महिला उद्धार आश्रम चला रहे हैं, जिन्हें नारी सम्मान की चिंता है वे नारी सब आपकी आवाज चली गई है स्नेहलता दीदी, अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है, आ रही? हाँ अब आ रही। अब आइए।
बहरहाल इस समय पूरा देश अपने अपने मिशन में हर हर गंगे कर रहा है। कितने शर्म की बात है कि आज की नारी जितनी आगे बढ़ रही है उतनी ही रौंदी भी जा रही है। देश के अधिकांश युवा, बूढ़े, किशोर भूखे भेड़ियों की तरह उसकी बोटी बोटी नोचने में व्यस्त हैं। इधर हम मानकर चल रहे हैं कि मेरा देश बदल रहा है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई अपने अपने में व्यस्त है, खाली कोई नहीं बैठा। यह व्यस्तता इस कदर बढ़ गई है मानो सीमा पर जाकर दुश्मनों से भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे देश में हर युग किसी न किसी परिवर्तन को लेकर आता है, मगर आज का युग जिस मिशन को लेकर बौराए कुत्ते सा लार टपकाते हुए पूंछ उठाकर दौड़ रहा है, उससे शर्मनाक बदलाव आज तक नहीं देखा था। ऊपर से धन बल की बोलती तूती ने सबको निर्भीक बना दिया है। न्यायालय हो या पुलिस थाना, नेतागिरी की अप्रोच हो या रसूखदारों की दादागिरी, हर जगह धन की तराजू निर्णायक मंडल की अध्यक्ष बनकर बैठी है। जब आदमी की कारगुजारियां और नियत बदलेगी तो देश क्यों नहीं बदलेगा। लोग कहते हैं कि हमारी जेलों में सुविधा नहीं है। वे क्या जाने कि हमारा देश बदल रहा है। जब देश बदलता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। वहां भी अपराधी की शख्सियत देखकर सुविधा मिलती है। अगर कैदी हो माल्या जैसा तो एसी रूम विद फर्निश्ड, 5 स्टार का खाना, सेवा के लिए चौकीदार, साथ साथ में चोरी चकारी हत्या रेप आदि की सुविधा भी प्रदान की जाती है। जब देश बदलेगा तो दिन दूनी रात चौगनी उन्नति भी तो करेगा। कल तक होते थे 1 साल में 12 रेप, अब हम ये टारगेट 1 दिन में ही निपटाते थे। मैं न कहता था कि मेरा देश बदल रहा है। चोरी और सीना जोरी के संस्कार स्पीड पकड़ रहे हैं। बुजुर्गों को वृद्धाश्रम और डॉगी को घर में रखने लगे हैं। ये कैसा देश बदल रहा है कि आज आदमी को मुखौटों के भरोसे जिंदा रहना पड़ रहा है। वरना शर्मिंदा होने में देर नहीं लगती, क्योंकि सच्चाई काट रही है जेल और अपराधी को मिल रही है बेल। बह रही है उल्टी हवा, तभी तो लोग कह रहे हैं कि मेरा देश बदल रहा है। न केवल देश बल्कि जंगल का शेर भी बदल रहा है, जो 4 सियारों के बीच अपनी अपनी घिघी भी बन रही है। एक बार एक पक्के तथा कथित देशभक्त से भेंट हो गई, जो बात बात पर देश प्रेम की कसमें खा रहे थे। जब मैंने उनके साथ देश सेवा करने की इच्छा जाहिर की तो बोले, मैं कबीर नहीं हूं जो समाज की भलाई के लिए अपना घर जला डालूं। मेरी देश सेवा मेरे उसूलों पर चलती है। इसमें वही शामिल हो सकता है जिसके पास अवसरवादी मुखौटे और दलवादी रंग की टोपियां हों, जो जरूरत पड़ने पर अपने सिद्धांत भी गिरवी रखने को तैयार रहे, जो मंच से बड़ी बड़ी कसमें खाए मगर लक्ष्य हमेशा कुर्सी रूपी मछली की आंख की ओर रहे। अब वो देशभक्ति फना हो गई जिस पर शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आज की देशभक्ति प्राण लेती है, देती नहीं। आज जो देश सेवा की आपाधापी देख रहे हो ना, वह घड़ियाली आंसुओं की तरह है। असली सेवा तो उस गुप्त दान की तरह है जो मरने के बाद ही सामने आती है। फिर हम उनकी मूर्तियां बनवाकर उनकी कुर्सी की हिफाजत भी तो करते हैं। अब वो देश नहीं रहा जहां देश सेवा पत्थर की लकीर हुआ करती थी। अब तो वो चाक से खिंची हुई लकीर की तरह हो गई है, जिसे स्वार्थ पूरा होते ही मिटा दिया जाता है, क्योंकि मेरा देश बदल रहा है। आज देश रक्षा के लिए लड़ने वाला जवान सीमा पर नहीं मरता। उसकी असली मौत तब होती है जब देश उसे भुला देता है। यदि यहाँ पर हम यह कहें कि मेरा देश बदल रहा है, तो क्या यह बदलाव देश के लिए शुभ संकेत होगा? आप भी सोचिए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। आपने एक्चुअली पास्ट और प्रेजेंट दोनों को आपका दीदी म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। सूर्यवाला दीदी कुछ बोल रही थी अभी। हाँ बोलिए। हाँ, वो उनका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए दीदी आप। हाँ, मैं यही कह रही थी कि बहुत अच्छा आपने घर की देहरी से शुरू करके आप देश सेवा के उसमें चली गई, देश शहीदों पर, देशभक्तों पर, बहुत अवसाद पर, बहुत मार्मिक रही। जी म्यूट है आप। मैं म्यूट हूँ? नहीं, मैं म्यूट हूँ। मैंने कहा कि आपने मेरे व्यंग की प्रशंसा की, आपने उसको मान्यता दी, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं सच में व्यंग्यकार हूँ। सूर्यवाला जी ने उसको स्वीकृति दे दी। ये कह रही हूँ। हर रचना, हम में से हर जितने भी, अर्चना ने पढ़ा, अर्चना ने, समीक्षा ने पढ़ा, इंद्रजीत पढ़कर गई, हर के पास बहुत बहुत खुशी है इस बात की मुझे कि मेरी एक फौज तैयार हो गई है
महिला बिल्कुल बिल्कुल। व्यंग्यकारों की, और अर्चना को सबकी सुन के अपनी तो मैं खूबियां, सबके अर्चना अपने की रचना को सुनकर सबके, मैं सुनाने वाली थी कि चलो सभी चुगली करें, लेकिन कोई मेरे को दिखी नहीं। और सबने अलग अलग तरह की सुनाई, हाँ, बहुत अच्छी सबने। बात है, बहुत अच्छी। चलिए नमस्ते। मैम अब आपको सुनेंगे। बहुत ही सुंदर विवरण किया आपने। मतलब संडे की छुट्टी से लेकर हम पूरे देश में क्या हो रहा है एक ही संडे मॉर्निंग में पता चल गया। बहुत ही सुंदर रचना थी आपकी। अब मैं श्रीमती समीक्षा जी को बुलाना चाहूंगी कि वे हमारे सामने आप सभी के लिए आभार प्रस्तुत करें। समीक्षा जी प्लीज आइए। नहीं, अभी आभार का टाइम नहीं आया है, अभी तो सूर्यवाला दीदी को सुनना है और हम लोगों का आशीर्वाद भी चाहिए उनका, इसलिए मैंने उनको आज के कार्यक्रम का अध्यक्ष भी बनाया है। तो मैं उनसे प्रश्न नहीं पूछूंगी, वो इतनी हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी है, माँ समान है, उनसे मैं क्या प्रश्न पूछूं। उन्होंने जो भी कुछ सुना, जो भी कुछ अभी तक हम लोग का पढ़ा, जो गलतियां हो, वो सब कुछ आप बताइए हम लोगों को, और एक आप अपना भी व्यंग पाठ हमारे सामने रखिए। मैं क्षमा चाहती हूँ, एक्चुअली में सीक्वेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। अभी मैं कोई बात नहीं सृष्टि, कोई बात नहीं, चलने देते हैं प्रोग्राम, है ना। नहीं, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है सृष्टि, और आपने आज इस महिला दिवस पर आपने अपनी शुरुआत की है, ये बड़ी अच्छी बात है। आप हमारे साथ, और हम सबको आप बड़ी, और शब्द, ये भावना को शब्दों की जरूरत हमेशा नहीं होती है, इसलिए आपने बड़े समर्पित भाव से किया, अच्छा किया। आगे और अच्छा करेंगे, ऐसे ही हम पहला पेपर तो थोड़ा बिगड़ता ही है ना, अगली बार में पेपर हम में से हर कोई अभी भी हर रचना लिखने के बाद हम सोचते हैं कि हाँ, ये रचना कितनी अच्छी हुई, और हम में से हर व्यंग्यकार, हर रचनाकार जानता है कि उसकी कौन सी रचना कितनी अच्छी हुई या नहीं, या कौन सी पंक्तियां, कौन सा पैराग्राफ। तो आज मुझे सबसे बड़ी खुशी तो यही है कि समीक्षा मुझसे प्रश्न नहीं पूछ रही है। हमने समझा था हमें भी कुछ प्रश्न पूछकर निरुत्तर करेंगी। समीक्षा, आपके प्रश्न बहुत अच्छे, बहुत बिल्कुल व्यंग्य के प्रश्न थे, बहुत अच्छे। समीक्षा, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मैडम से प्रश्न पूछिए। मैं क्या पूछूं उनसे, ये बताइए, आप ही पूछ लीजिए। आप तो फिर भी पूछ सकती हैं, मेरे पास वो अभी अधिकार नहीं है कि मैं सूर्यवाला दीदी से कुछ पूछूं। मैं उनसे सीखना चाहती हूँ, मैं उनसे हमेशा जानना ही चाहती हूँ। आप उपन्यास लिखते लिखते व्यंग्य के क्षेत्र में कैसे आई? अरे श्रीलता जी, आप ये पूछ रही है, ये तो मुझसे हर 15 दिन, 1 महीने पर हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मैडम, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में इतनी प्रतिष्ठित होने के बाद आपने व्यंग्य लिखने की आवश्यकता क्यों महसूस की? और मुझे कहना पड़ता है कि मेरा व्यंग्य लेखन तो समानांतर चला है। मैंने ये पहले कहानी उपन्यास, बाद में व्यंग्य नहीं लिखा, बल्कि व्यंग्य और ये कहानी उपन्यास सब साथ साथ चले हैं। बल्कि धर्मयुग में पहली रचना जो मेरे व्यंग्यकार की इसने शिनाख्त की, तो धर्मयुग में पहली रचना जो मेरी छपी वो व्यंग्य रचना थी जी। होली के मार्च अंक की रचना थी 73 में कि आना, हाँ नहीं, कमलेश्वर जी ने कहानी छापी थी समीक्षा। कमलेश्वर ने पहली कहानी छापी, धर्मयुग ने पहला व्यंग्य छापा, और उसके 3 महीने बाद धर्मयुग ने पहली कहानी छापी। और ये तो श्रीलता जी आपने भी कहा ना कि हम विधा नहीं छांटते हैं, कलम हमें खुद छांट लेती है, विधा हमें छांट लेती है। धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है कि हाँ, लेकिन आपसे बता दूं कि व्यंग्य लिखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि व्यंग्यकार तो पैदाइशी ही होता है, व्यंग्यकार बना नहीं जा सकता है। मुझे खुशी है, हाँ, स्त्रियां पैदाइशी व्यंग्यकार होती और स्त्री का तो बात कही। हमेशा कहती हूँ, हाँ, स्त्री जीवन ही एक व्यंग्य है, और स्त्रियां तो अपनी बात ताने कशी से कहती हैं। मुझसे हमेशा पूछा जाता था, पहले आपसे बताएं, आज से 20 वर्ष पहले हर साक्षात्कार में पूछते थे कि मैडम आप एक अकेली, और एक अलका पाठक थी, बाद में श्वेता पाठक जी आई,
कि व्यंग्य के क्षेत्र में कहानीकार इतनी, महिला कथाकार इतनी है, महिला व्यंग्यकार क्यों नहीं है? तो मैंने कहा था कि शायद उस समय व्यंग्य को शूद्र विधा माना गया था, तो महिलाओं ने सोचा कि हम स्टेटस वाली विधा लें। नीचे वाली शूद्र विधा क्यों अपनाई जाए भाई, जब लिख रहे हैं तो कायदे की चीज लिखें। लेकिन मेरे सामने, मैं उस जमाने में भी दलित विमर्श में विश्वास करती थी, तो मैंने अपना ऊंच नीच नहीं माना, और जो मेरी कलम लेके चलना चाहती थी उसके साथ साथ मैं चली। और आपको बहुत मजेदार बात बता दूं, सृष्टि अभी नहीं है ये, कि मुझे साहित्य के इतने विस्तृत मंच पर सारिका और धर्मयुग में जो एंट्री मिली है, वो एक व्यंग्य रचना की वजह से मिली है। ये देखिए, एक व्यंग्य प्रतिक्रिया ने मुझे आज यहाँ लाकर आप लोगों के साथ बिठाया है। और उस व्यंग्य प्रतिक्रिया का नाम था, एक प्रेम कहानी पढ़ी थी, मैंने कईयों में कहा है, आपको फिर से बताती हूँ। एक प्रेम कहानी पढ़ी निर्गुण जी की, उस कहानी की नायिका का नाम था सुरबाला, और मैं पढ़ रही थी, मेरा नाम सूर्यबाला। मैंने फौरन उस पर एक पैरोडी नुमा प्रतिक्रिया लिखी, यूं ही मजे में स्याही से प्रतिक्रिया लिखी, और उसको सारिका के संपादक कमलेश्वर जी के पास भेजा, क्योंकि सारिका में वो कहानी प्रकाशित हुई थी। तो प्रतिक्रिया भेज दी, पाठकीय प्रतिक्रिया में आ गई तो आ गई, बहुत लंबी प्रतिक्रिया थी। क्या आप कल्पना कर सकती हैं कि उस मेरी व्यंग्य प्रतिक्रिया के ऊपर कमलेश्वर जैसे वरिष्ठ कथाकार और सारिका के संपादक ने मुझे पत्र लिखा, जो कि मैं कुछ नहीं थी, लेखिका भी नहीं थी, कहानी उपन्यास कुछ नहीं, गृहिणी थी। गृहिणी को पत्र लिखा कि आपकी रचना पढ़ के लगा कि अगर आप नियमित रूप से लिखें तो हिंदी को आपसे कुछ बहुत अच्छी रचनाएं मिल सकती हैं। और वो दिन और आज का दिन मैं हमेशा अपने वरिष्ठों को क्षमा मांगते हुए, शरद जी को पढ़ा करती थी, जैसे श्रेष्ठता जी आपने कहा कि आप हमें पढ़ती थी, शरद जी को पढ़ा करती थी, तो मुझे लगता था ऐसे ही कुछ तो मैं भी लिखती हूँ। मुझे नहीं पता था मैं क्या लिखती हूँ, कलम नहीं मानती थी, कलम लिखती जाती थी, तो इसीलिए मैं आ गई है। तो आप चाहे कहानी लिखें, चाहे उपन्यास लिखें, व्यंग्य तो होता ही है उसमें। हाँ, व्यंग्य होता है, सब में होता है, हर विधा में होता है। हाँ, इंद्रजीत से शुरू करती हूँ मैं। सबसे पहले इंद्रजीत से लेकर अर्चना और समीक्षा, मुझे बहुत संतोष मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। सबसे तो बड़ी चीज है व्यंग्य का ढंग से पढ़ा जाना। आप लोग को बताएं, सिर्फ शरद जी को छोड़कर मैंने बड़े बड़े व्यंग्यकारों को मंच से हूट होते देखा है। पुरस्कार लेके आए हैं लेकिन मंच से हूट होकर जा रहे हैं, क्योंकि गद्य रचना पढ़ पाना एक चुनौती, बहुत चुनौती। आप लोगों ने वो चुनौती स्वीकारी, बहुत बढ़िया सुना। सबका अपना अंदाजे बयां है, सबका। और श्वेता जी सभी ने अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ा आप लोगों ने। और रचना में भी मुझे लगा, अर्चना की भी रचना थी ये मर्द अर्चना ने इस दिन महिला दिवस के दिन मर्द प्रधान रचना पढ़ी और मर्दों के ऊपर लिखी रचना पढ़ी। समीक्षा का तो बहुत गहरी समझ और परिपक्व शैली होती है। इंद्रजीत की मैंने तो उनकी पुस्तक भी आई थी, पढ़ी थी आज भी, और आपने शुरुआत भी बहुत बढ़िया तरह से की। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। समय नहीं है, मैंने ही समीक्षा से कहा था कि मुझे 7:30 बजे 7:45 बजे छोड़ देना, और मैं बोल गई। तो आज की हमारी जो महिला व्यंग्यकारों की फौज है, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन बहुत छोटी है आप लोग। मुझे तो व्यंग्य की पितामही कहा जाता है, व्यंग्य की पितामही अकेली वे थी। लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा क्वालिटी कंट्रोल का, व्यंग्य का क्वालिटी कंट्रोल आपके हाथ में है। हमें किसी पुरुष व्यंग्यकार से या किसी से भी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, हमारी प्रतिस्पर्धा अपने आप से होना चाहिए। आपकी रचना कितने आगे गई, और मासूमियत ढेला नहीं मारता व्यंग्य वो पत्थरबाजी में नहीं करता व्यंग्य तो मासूमियत से वो इंजेक्शन लगाता है और बेचता हुआ साइलेंट पिस्तौल। मैंने हमेशा कहा है कि व्यंग्य जो है वो साइलेंट पिस्टल होती है, मार होती चली जाती है, और व्यंग्य एक ढेले से तोप का काम लेता है। व्यंग्य की कोई अलग की भाषा नहीं होती, वही हमारी रोजमर्रा की भाषा होती, जो शरद जी, रवीन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल जी अपनाते थे। तो मैं देखूंगी, ये रचना ज्यादा देर हो रही है, मैं थोड़ा ही 2 पेज बढ़ के सुनाती हूँ।
महिला दिवस और फ्रेंच टोस्ट। वाह, कि महिला बहुत दिवस कैसे किसी गृहिणी का बनता है? और मैं फ्रेंच छोड़ टोस्ट छापे के साथ फ्रेंच टोस्ट मतलब ब्रेकफास्ट में होता है। तो महिला दिवस ब्रेकफास्ट। और फ्रेंच टोस्ट, वो महिला दिवस की एक खुशनुमा सुबह थी, यानी पूरी तरह मेरी, सिर्फ मेरी एक महिला की सुबह। क्यों? इसमें किसी भी पुरुष का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं था, क्योंकि महिला दिवस की सुबह थी। क्यों? क्योंकि पुरुष अभी सो रहा था। है? क्या बात, बहुत बड़ी। तो जब नहीं रहा गया तो एक चैतन्य महिला की हैसियत से सोने वाले पति को जगाते हुए मैंने सहर्ष कहा, सगर्व घोषणा की महिला ने, अरे उठिए उठिए, जानते हैं आज हमारा महिला दिवस है। क्या? वे चादर फेंक के उठ बैठे। अरे वाह, बधाई, कांग्रेट्स। अरे निक्की नैना, उठो उठो, जल्दी मम्मी को विश करो, आज हैप्पी विमेंस डे। मम्मी खुशहाल हो, महिलाएं खुशहाल हो। हाँ तो बच्चों, चलो फटाफट सोचा जाए कि कैसे सेलिब्रेट किया जाए मम्मी का महिला दिवस। ये पुरुष सोच रहा है महिला दिवस कैसे सेलिब्रेट किया जाए मम्मी का, यानी कुछ अलग ढंग से, समथिंग डिफरेंट। महिला दिवस के प्रति उनका ये उत्साह देखकर मैं रोमांचित थी। मन में एक साथ दो प्रतिक्रियाएं आईं। पहली, स्त्री जाति के प्रति आपका ये पूज्य भाव देखकर मैं श्रद्धावनत हूं ना। आप ही जैसे कुछ और पुरुष अगर हिंदुस्तान में होते तो हम महिलाओं को अलग से महिला दिवस मनाने की जरूरत नहीं होती। हम लोग साथ साथ इंसान का दिवस मनाते, इंसानियत का, मनुष्य दिवस मनाते। एक तो ये प्रतिक्रिया। दूसरी प्रतिक्रिया आ रही है, हाय री महिला, तेरी भी क्या तकदीर। महिला दिवस कैसे मनाया जाए ये सोचने का हक भी लपक कर एक पुरुष ने हथिया लिया। लोग झूठ थोड़े ही कहते हैं कि महिलाएं अभी बहुत पिछड़ी हुई हैं सोचने की दिशा में। और सचमुच इसके पहले कि मैं सोचना शुरू करूं कि महिला दिवस कैसे मनाऊं, पति ने सोचना शुरू कर दिया और जोर शोर से घोषणा कर दी, आइडिया, क्यों ना महिला दिवस के उपलक्ष्य में नाश्ते में फ्रेंच टोस्ट खाया जाए। कैसा रहेगा? आज का दिन भी आधी छुट्टी का दिन, शनिवार। हम ऐलान करते हैं कि आधी छुट्टी वाली शनिवार की ये सुबह स्त्री जाति की खुशहाली के नाम मैं आज देर से ऑफिस जाऊंगा। घर में रहकर, पति घर में रहे तो आप सोच सकती हैं, घर में रहकर खुशहाली की कामना, स्त्री जाति की खुशहाली की कामना करूंगा। उनकी घोषणा सुनकर मैं दंग रह गई। पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे खिसकनी शुरू हो गई। घबरा कर कहा, लेकिन आप देर से ऑफिस क्यों जाएंगे? कोई आपका दिवस है? उन्होंने हंस के कहा, अरे तुम्हारा तो है, तुम्हारी खातिर, एक महिला की खातिर। आज मुझे कोई रोक नहीं सकता देर से ऑफिस जाने से। एक पुरुष द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में ऑफिस देर से जाना सभ्य समाज में चर्चा और फक्र का विषय होगा। रूढ़िवादी, शोषक और बर्बर मानसिकता के सामने एक मिसाल कायम करूंगा मैं। है महिला दिवस पर एक पति द्वारा पत्नी को दिया गया एक नायाब तोहफा होगा। फिर वो भावुक हो आए, बोले, तुम समझती क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज के दिन कुछ देना चाहता हूँ। ये पति कह रहा है, मैं तुम्हें आज के दिन कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन क्या बचा है मेरे पास? पैसे तुम्हें महीने भर पहले ही दे दिए सारे के सारे, खाली मेरी छुट्टियां बची हैं, वो छुट्टियां मैं तुम्हारे नाम महिला दिवस के दिन दे रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने कृतज्ञता पूर्वक कहा। तो फिर झटपट फ्रेंच टोस्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दो महिला दिवस की सुबह। अंडे ना हो तो निक्की नैना से कहो, तब तक मैं जल्दी से शेव करके जल्दी आता हूँ, जिसे तुम्हें इंतजार न करना पड़े। फिर हम साथ साथ फ्रेंच टोस्ट खाते हुए तुम बनाना और हम लोग करेंगे। उनके लहजे का झोंका कुछ इतना खुशगवार था कि अचानक अंदर मेरी ईगो की क्षमा, ईगो हर महिला का ईगो की क्षमा भभक के जल उठी, एकदम हिंदी फिल्मों की खलनायिका की तरह। वही विष बुझी
हंसी मेरी नायिकापन की चादर को उधेड़ कर रख देती हुई बोली, भाई वाह, ये एक स्त्री का ईगो और उसका हृदय कह रहा है, ऊपर से नहीं कह सकती। भाई वाह, क्या अंदाज है एक लेखिका के स्त्री सरोकार की प्रतिबद्धता का। क्या जबरदस्त शुरुआत है महिला दिवस की। पति और बच्चों को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में दिया जाता फ्रेंच टोस्ट। मुबारक हो लेखिका जी तुम्हारा महिला दिवस। मैं रुआसी पति के पास दौड़ी, बात संभालने की गर्ज से पस्त आवाज में कहा, सुनिए, आज फ्रेंच टोस्ट ना बने तो कोई हर्ज? क्यों, अंडे नहीं मिले क्या? नहीं, यूं ही। फ्रेंच टोस्ट तो मैं अक्सर ही बनाती रहती हूँ। तो क्या हुआ? यानी उन्होंने मेरे अंदर चल रही ईगो वाली क्षमा वाले प्रसंग को भांप के बेरुखी से कहा, नहीं बनाओगी? चलो भाई बच्चों, चलो चलो अपनी जगह। जो रोज मिलता था वो भी आज महिला दिवस के नाश्ते में मैसर नहीं होगा। आप समझी नहीं, बनाऊंगी भला क्यों नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से फ्रेंच टोस्ट को महिला दिवस वाले घोल में न डुबोइए, न डुबाया जाए तो ही अच्छा। लो भला, तब तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। हम 1000 फ्रेंच टोस्ट खाएं, लेकिन विमेंस डे के फ्रेंच टोस्ट की बात ही कुछ और होगी, है कि नहीं? बहुमत को अपने पक्ष में करने की उनकी ये अनैतिक साजिश लगातार जारी थी। वो तो अच्छा था कि बच्चे अर्थात बहुमत उम्मीदवार की तरफ से पूरी तरह उदासीन चल रहे थे, लेकिन मुझे तो गठबंधन सरकार की शर्तें निभानी थी। हर स्त्री को निभानी होती है, हर पत्नी को निभानी होती है, तो मुझे तो गठबंधन सरकार की शर्तें निभानी थी। लोगों का क्या ठिकाना, कब फिक्रा कस दे कि घर न हुआ संसद भवन हो गया। बच्चे प्रसन्न और निश्चिंत थे, उन सांसदों और विधायकों की तरह जिन्हें जो दल चाहे बेचे, जो दल चाहे खरीदे, सारे दल एक से उन्हें कीमत सही मिलनी चाहिए। हिंदुस्तानी वोटर जिस लाचारी में वोट डालता है, कुछ उसी लाचारी में मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाया। बाहर फ्रेंच टोस्ट तलती जा रही थी, अंदर जल भुनकर कबाब हुई जा रही थी। खासा नॉनवेज माहौल था। मैं इस पर ही बंद करती हूँ कि रचना और बड़ी है, और इसे मैंने कि घर से जैसे बच्चों से हम संसद भवन। बहुत ही बढ़िया रचना, बहुत ही deep। बहुत मजा आया, बहुत मजा। फ्रेंच टोस्ट मतलब अच्छे से ही बन गया वो। जल भुन औरत की मतलब वो औरत की करुणा को दर्शा गया फ्रेंच टोस्ट। महिला दिवस के दिन ही चूल्हे फूको बैठ के, तुम्हारा कोई दिवस नहीं है, गलत फहमी में जीते रहो। स्त्री जीवन एक व्यंग्य है, तो वही है, और इसलिए मैंने थोड़ी सी बड़ी है। और बाद में ये पति क्या करता है कि उससे पाइनएप्पल केक बनवाता है, उससे और चीजें बनवाता है। पूरा दिन खाते हैं, छुट्टी के दिन तो वैसे भी पति खाएगा और कहेगा कि शाम को मैं सारे दोस्तों को बुला लेता हूँ और केक महिला दिवस मनाएंगे, पाइनएप्पल केक बना, और केक वो कटवाता है अपने बॉस की वाइफ से। पूरे फ्रेंड्स, ये तो बहुत करुणा, ये तो बहुत करुणा, बहुत ही अच्छी थी, बहुत बढ़िया। वाकई मतलब स्थिति आज भी यही है। आपने तो बहुत पहले लिखी होगी, लेकिन अभी भी स्थिति नहीं बदली है, सेम चल रही है। लेकिन आप देखिए कि हम महिलाएं ना रास्ता निकाल रहे हैं, उसी के बीच से रास्ता निकाल, और बहुत अच्छा। खुश रहना सीख गई है दीदी सब। हाँ। मतलब कि सारे इंडियन पति एक जैसे ही होते हैं। नहीं, सारे इंडियन नहीं, विदेशी भी ऐसे ही होते हैं। पूरी दुनिया के पति एक जैसे होते हैं। पति एक से। एग्जैक्टली। और पत्नी को बदनाम करते हैं कि तनी रहती है। पूरी प्रजाति एक है ना, प्रजाति एक है वो स्पेशल। तो देखिए आज कितना अच्छा दिन है कि यहाँ पर 6 हम महिला व्यंग्यकार, स्त्री व्यंग्यकार आराम से खुश होकर यहाँ रचनाएं सुनाई, और हम एक साथ
हंस रहे हैं और जीवन को पूरी पॉजिटिविटी में ले रहे हैं। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज माई बेस्ट वुमेन्स डे। मैंने आज तक वुमेन्स डे सेलिब्रेट नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी लकी टुडे सेलिब्रेटिंग विद ऑल ऑफ यू। बहुत ही मज़ा आया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा प्रोग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, तो कुछ लोगों ने आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स भेजे हैं, जिसमें से एक है वीना सिंह जी। वे लिखती हैं, आदरणीय सूर्यबाला जी को सादर प्रणाम कर रही हैं। उसके बाद है हमारे पास उसके बाद ऋचा महोबे, ऋचा मोहबे उनका मैसेज आया। उन्होंने लिखा है, हम विधा नहीं चुनते, विधा हमें चुनती है। बिल्कुल सही कहा सूर्यबाला जी ने। तो यही रहती है, वो पुणे में ही रहती हैं। अच्छा। और ट्रांसलेशन का काम करती हैं वो। अच्छा, तो मेरे से जुड़ी हुई है, इसलिए वो आई है कार्यक्रम में। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक लाइव देख रहे हैं और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। सब लोग वुमेन्स डे बना रहे हैं हमारे साथ में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं ये सोच रही थी कि व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन्स डे, जेंट्स के लिए क्यों नहीं कोई डे होता है? तो आज होता है नवंबर में, होता है। उनका तो रोज ही दिन है। अभी डिनर बनाने जाना है हम लोगों को भी, उन्हीं का दिन तो है। हमने 8 बजे से जल्दी इसलिए करवाया क्योंकि डिनर का टाइम होता है 8 बजे, बनाना है अभी जाकर। लेकिन अच्छी बात। उनका वैसे 19 नवंबर होता है। 19 नवंबर उनका होता है, लेकिन पुरुष दिवस। लेकिन वो अलग से करेंगे क्या? वो तो रोज ही हम लोग करती ही हैं उनकी खुशामद की, उस दिन भी करेंगे डबल से, और क्या। अगर ये 8 से 10 प्रोग्राम होता तो मजा आ जाता, तो महिला दिवस वाकई हो जाता। बहुत ही मजा नहीं, 10 बजे के बाद ज्यादा अच्छा हो जाता फिर तो। चलिए, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा लगा सूर्यबाला दी को सुनना, मुझे बहुत मजा आया उनको सुनकर। उन्हें पहले भी एक मंच से मैंने सुना था, सबसे पहली बार उन्हीं को सुना और उसके बाद मेरे अंदर की व्यंकार जागी। साहित्य अकेडमी के प्रोग्राम में मैंने दिल्ली में सुना था दी को। अच्छा। और तभी अंदर की व्यंकार जाग गई थी मेरे अंदर। उससे पहले मेरे अंदर कुछ मतलब वही था, कंफ्यूजन वाली स्थितियां। मैं तो ऑनलाइन बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा लगा समीक्षा जी से। ऑनलाइन को सबसे बड़ा थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि मैं इतनी दूर दूर रही हूँ, मैंने सबको ऑनलाइन ही सुना और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सबके ऑनलाइन सुनती हूँ, बड़े प्यार से सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको सुनना। मैं यही समझती हूँ कि मैं सामने से बैठ के सबको सुन रही हूँ बस। उस दिन भी सूर्यबाला दी का कार्यक्रम था, तो मैंने ज्वाइन किया था और बहुत अच्छा संस्मरण और बहुत अच्छा उस दिन उसकी लेटर्स के ऊपर वो बोली थी और बहुत ही बढ़िया लगा था, बहुत बढ़िया। मैं आधे से ज्यादा कार्यक्रम सुन पाई थी। कार्यक्रम कंप्लीट हो गया है। हाँ, कार्यक्रम के आभार दे सकती हैं, आप सृष्टि आभार कर सकती हैं। अब समीक्षा जी आभार प्रस्तुत करेंगी आप सभी के लिए, तो समीक्षा जी बताइए। हाँ जी, सबसे पहले मैं सस्टेनेबल फाउंडेशन का आभार व्यक्त करती हूँ, भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान का, हमारी जो इसकी उपाध्यक्ष हैं अचला भूपेंद्र जी का इसलिए क्योंकि वो बैक स्टेज हैं और आज सारी टेक्निकली वो जो भी देख रहे हैं, वैसे वो इसके अध्यक्ष भी हैं और यूएई में रह के बहुत उन्होंने काम किया है और कर रहे हैं इंडियंस के लिए, और वहाँ खास तौर से उन्होंने लेबर्स के लिए काम किया यूएई में रह के, तो वो बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए वो एक भी पैसा नहीं देते, मतलब सभी वॉलंटियर्स के काम करते हैं वहाँ पर। सृष्टि जी का आज पहली बार उन्होंने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की है एज अ संचालक, वो आई है। अच्छा किया सृष्टि, बहुत अच्छा किया, आगे और करती रहो और थोड़ा सा प्रिपेयर होके आओ और कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत अच्छा होगा। मैं सूर्यबाला दीदी का बहुत मन से आभार करती हूँ, एक बार फोन पे उन्होंने हाँ बोला। स्नेहलता दीदी का आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने भी हाँ बोला। इंद्रजीत जी आपका, अर्चना जी आपका, आप लोग भी अपने टाइम में से टाइम निकाल कर आना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि इस टाइम पे सभी लोग आए और ये दिन बनाया हमारे लिए, सबके लिए, अपने लिए।
हम सबके लिए। और इसके साथ ही मैं सृष्टि जी को बोलती हूँ कि अब आप आगे की कार्यवाही स्टार्ट करें। जैसा कि भूपेंद्र जी ने बताया था, हम सभी के सर्टिफिकेट्स यहीं पर देने वाले हैं, स्क्रीन पर दिखेंगे, और बाकी मैं आप लोगों को सबको मेल करूंगी। तो प्लीज सृष्टि आप करिए उसको। जैसे कि हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन हो रहा है, अब मतलब ऑनलाइन का सच में साधुवाद और धन्यवाद है कि मैं यहाँ दूर बैठ के भी आप लोगों से जुड़ पा रही हूँ। तो जैसा कि हम दुबई में ये संचालन कर रही है, तो जैसा कि ये कार्यक्रम ही कॉमेडी हो चुका है शुरू से ही। सॉरी, महिलाओं को हंसना चाहिए, इसलिए एकदम आज पॉजिटिव एनर्जी आती है ना। महिला दिवस है और महिलाएं खुश हो रही हैं, हंस रही हैं, उनका खून बढ़ रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आज यहाँ पर हुआ है, और मैं सबको थैंक यू विश करना चाहूँगी, और वुमेन्स डे की बहुत सारी विशेस देना चाहती हूँ। इसके साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि आप सभी की सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन आपको मेल कर दिए जाएंगे, जो समीक्षा जी ऑलरेडी बता चुकी हैं, वो आपको मेल करेंगी। मैं श्री भूपेंद्र जी से विनती करती हूँ कि वह आप सभी के सर्टिफिकेट ऑनलाइन यहाँ पे शोकेस कर दें, जिससे कि हम सब देख सकते हैं। और सूर्यबाला जी, मैम को लेट हो रहा है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं, वो एक्चुअली उन्होंने 7:30 का बोला था और लेट ही हो गया। कोई बात नहीं। मैं आप लोगों से मतलब इंडिया में 8 बज गए हैं। तो अब मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आई थिंक भूपेंद्र जी दिखा रहे हैं सर्टिफिकेट आप सभी के ऑनलाइन। आप चाहें तो ये सर्टिफिकेट हैं, लेकिन आपको ये सब मेल आ जाएंगे। जी भूपेंद्र जी, सबने देख लिए हैं। अब हम लोग इसको सबको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या मेल के थ्रू हम लोग भेज देंगे सबको। बस मुझे तो एक ही बात सूर्यबाला दीदी की याद है अभी तक, कि हमें किसी से भी बराबरी नहीं करनी है, पुरुषों से तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें अपने से ही बराबरी करनी है, अपने से ही जंग जीतना है बस। तो मैं हमेशा अब यही याद रखूंगी और मैं अपने से ही जीतने की कोशिश करूंगी हमेशा। इसी के साथ मैं ये कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। आप लोग आए, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। जल्दी ही हम और किसी कार्यक्रम में हमारी मुलाकात हो, ये हम कोशिश करेंगे। और आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देते हुए वापस से कभी आमंत्रण, बाय फ्रेंड्स, दोस्तों, बाय बाय बाय। वो मेरा वुमेन्स डे ना, तो मेरे अंदर का बेबी निकल आया है बाहर, गर्ल निकल आई है अंदर से। एक्चुअली कंफ्यूज हो गई है वो गर्ल, कंफ्यूज हो गई है। बहुत ही वुमेन्स डे के दिन गर्ल बाहर आ